लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार तेज हो चला है। आज रुद्रप्रयाग में पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी रोड शो करेंगे। रुद्रा बैंड से पेट्रोल पंप तक अनिल बलूनी रोड शो करेंगे और इसके साथ ही अनिल बलूनी जनसंपर्क भी करेंगे और लोगों से वोट करने की अपील भी करेंगे। तो आज रुद्रप्रयाग में रोड शो होगा। रुद्रा बैंड से लेकर पेट्रोल पंप तक रोड शो होगा। अनिल बलूनी ये रोड शो करेंगे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी और आज रोड शो के जरिए लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए रोड शो को लेकर क्या अपडेट है, कब तक रोड शो शुरू होगा और किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो लोकसभा के बीजेपी के कैंडिडेट है अनिल बलूनी, उनका पहला दौरा होगा कि रुद्रप्रयाग जनपद का। और अभी उनका समय जो था वो 1 बजे से और 1:30 बजे के बीच था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते अभी तो वो रुद्रप्रयाग नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित हैं और दूर दराज गाँव से यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अनिल बलूनी का जो पहला कार्यक्रम है उसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में और व्यापक तैयारी यहाँ पे रोड शो की गई है। और जो उनका रोड शो है वो रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है। और उसके बाद वो तमाम जिले के तमाम गांव जो बद्रीनाथ हाईवे से जुड़े हुए गांव हैं उनमें जनसंपर्क भी करेंगे और उसके बाद वो चमोली का दौरा करेंगे। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की मौजूदगी में आज कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसमें पौड़ी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवल किशोर पौड़ी और जय हरिखाल के ब्लॉक प्रमुख समेत कई पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अनिल बलूनी ने कहा है कि पौड़ी लोकसभा की पीड़ा से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं और यहां पर पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अहम मुद्दे हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि वोटर का आशीर्वाद उन्हें मिला तो वह संसदीय क्षेत्र की दिशा और दशा बदल देंगे। टिहरी लोकसभा से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं टिहरी लोकसभा की जनता की राय माला राज्यलक्ष्मी को लेकर क्या है, आपको दिखाते हैं। हमारे सांसद का कार्यकाल तो बढ़िया रहा है, उसमें सोचने और कहने की कोई नहीं है। मगर महारानी जी को ध्यान देना चाहिए। इतना सारा पैसा आता है, वहाँ पे भेजते हैं, क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए और देना चाहिए। और यहाँ की जनता ने भरपूर प्यार उनको दिया है और लगता है कि आगे भी जनता उनको निराश नहीं करेगी। लेकिन जनता की बड़ी आशाएं रानी से रहती है कि महारानी थी, महारानी है और वो जो जनता का ख्याल रखेंगी, थोड़ा समय देंगे। हमारी निवर्तमान सांसद जो चौथी बार इनको टिकट मिला है, इनका कार्यकाल भले ही जो है पब्लिक थोड़ा सा नाराज रही है, पर अपने स्तर पर जो है विकास कार्य बहुत करवाए हैं और इनसे हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है इसी प्रकार विकास कार्य करवाएं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट के 22 मार्च से नॉमिनेशन करने की जानकारी है। सबसे पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय टमटा नामांकन करेंगे। इसके बाद में 22 मार्च को हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और फिर 26 मार्च को पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी नामांकन करेंगे और उसी दिन 26 मार्च को टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह भी नामांकन करेंगे। इसके साथ ही 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट का नामांकन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी नामांकन में शामिल होंगे। तो डेट्स आपको बता रहे हैं कि कब कौन नामांकन करने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किसका मुकाबला कौन से नेता के साथ में इस बार रहने वाला है। अल्मोड़ा से अजय टमटा, प्रदीप टमटा,
तो वहीं पौड़ी से अनिल बलूनी के साथ में गणेश गोदियाल होंगे। दिल्ली में उत्तराखंड के लिए आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। पहले ये बैठक कल यानी कि मंगलवार को होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फैसला होना है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हरिद्वार सीट पर हरीश रावत को चुनाव लड़ाना चाहती है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर पार्टी की एक राय नहीं बन पा रही है। वहीं हरक सिंह रावत की भी नजर अब हरिद्वार सीट पर टिक गई है। इसके अलावा दूसरी सीटों पर भी सीनियर नेताओं के नामों पर विचार हो रहा है। आज कांग्रेस की तरफ से बड़े फैसले हो सकते हैं और अभी तक अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़वाल ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और पहले दिन 2 फॉर्म भी प्रत्याशी ले गए हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को प्रदेश में वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही 30 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और प्रशासन ने नामांकन के लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए हैं। डीएम ने बताया है कि किसी भी प्रकार से नामांकन में कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। साथ ही धारा 144 लागू होने के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहीं पे नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी और उसी क्रम में जो फोर्स डिप्लॉयमेंट होता है वो हो गया है और जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो दिए जा रहे हैं, फॉर्म्स दिए जा रहे हैं और अभी तक 2 लोग हमारे यहाँ से लेके जा चुके हैं। 11 से 3 बजे का समय है और 27 तारीख तक आके नॉमिनेशन दिए जा सकते हैं। इसके लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी हम देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हैं क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट के लिए यही नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी और ये जो प्रक्रिया है ये 27 मार्च तक चलेगी और 30 मार्च तक नामांकन में नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। आप देख सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया के लिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और देहरादून का ये कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है और किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति न कर पाए, जिसके लिए भी हर प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही इस समय लोकसभा सीट के लिए यानी टिहरी लोकसभा सीट के लिए यहाँ पे जो कलेक्टर परिषद है उसके करीब 300 मीटर के दायरे तक 144 धारा यहाँ पे लगाई गई है, जिससे कि कोई भी नामांकन करने आ रहे व्यक्ति का जुलूस या प्रदर्शन उस 300 मीटर के दायरे के अंदर नहीं आ पाएगा, जिसके लिए यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग वोटर घर पर ही वोट डाल सकेंगे, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाकर ऐसे वोटर्स को पारा डी फॉर्म देंगे और जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसके बाद में प्रशासन द्वारा ऐसे वोटर्स के लिए घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। टिहरी जिले में 4,860 वोटर 85 साल की उम्र से अधिक हैं, तो वहीं 7,858 दिव्यांग वोटर है। वहीं जो बूथ में वोट डालना चाहते हैं उनके लिए व्हील चेयर और डोली की व्यवस्था भी की जाएगी। की जो गाइडलाइंस है उसमें 85 ईयर्स के ऊपर और जो भी दिव्यांग मतदाता हैं उनको ये ऑप्शन मिलता है कि वो एक आवेदन पत्र पर हमको सूचित कर सकते हैं कि वो घर पर मतदान करने के लिए इच्छुक हैं और अगर जो भी इसमें आवेदन करता है उसको हम घर पर मतदान की फैसिलिटी देते हैं और जो इस आवेदन में नहीं करता है और वो बूथ पे जाना चाहता है वो बूथ पर भी वोट डालने जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कई स्तर पर तैयारी चल रही है। हरिद्वार में चुनाव ड्यूटी के लिए परिवहन विभाग गाड़ियों का इंतजाम करने में जुटा हुआ है। इसके लिए निजी ट्रैवल एजेंसी से भी गाड़ियां और दूसरे सरकारी विभागों में लगी हुई गाड़ियां ली गई हैं। एआरटीओ के मुताबिक 1,500 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जाना है। बार के लोकसभा चुनाव के लिए हमसे कुल लगभग 1200 से 1500 के आसपास गाड़ियां मांगी गई हैं। तो अभी तक हमने 1100 गाड़ियां अधिग्रहण कर ली हैं और 300 से ज़्यादा गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं और ये रूटीन प्रोसेस है, अभी चलता रहेगा कुछ समय तक। की गाड़ियां टैक्सी, मैक्सी, बस
भार वाहन सभी प्रकार की गाड़ियों का हम अधिग्रहण कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आज जोशीमठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के सदस्य सीएम धामी से मुलाकात करेंगे और संगठन के लोगों ने पुश्तैनी लोगों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को सामने रखने की तैयारी भी की है। समस्याओं को सुनने के बाद में सीएम धामी ने कमेटी बनाकर जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। रुद्रप्रयाग में बीती रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर गोलतीर शिवानंदी के बीच में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से बाहर निकाला। उत्तरकाशी के पुरोला में जंगल धधक रहे हैं। रात भर टोंस वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लगी हुई रही, लेकिन टोंस वन प्रभाग के वन कर्मी इस आग से बेखबर दिखाई दिए। जिले में पारा बढ़ने के साथ में जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, जिससे लगातार वन संपदा को नुकसान भी पहुंच रहा है। टोंस प्रभाग के जंगल में पिछले 15 घंटों से आग लगी हुई है, जिससे लगातार वनों को नुकसान पहुंच रहा है। जोशीमठ भूधसाव की आफत से एशिया की सबसे लंबी रोपवे भी बंद पड़ी हुई है। 5 जनवरी 2023 को रोपवे को बंद कर दिया गया था, जिससे कि क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। रोपवे से करीब 45,000 पर्यटक हर साल औली पहुंचते थे, लेकिन इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। वहीं रोपवे बंद होने से पर्यटन विभाग को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। हमको काफ़ी हुआ है। जो रेवेन्यू जो हम उत्तराखंड टूरिज्म जनरेट करता था, उसमें लॉसेस तो हमको हुए हैं प्रति साल। जोशीमठ में पिछले साल आई आफत ने पूरे व्यवसाय को चौपट करके रख दिया है। व्यापारियों में निराशा है और अब तो जोशीमठ से पलायन भी तेजी के साथ में शुरू हो गया है, जिसके बाद में बाजार सूने पड़े हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में पिछले साल आए भूधसाव के बाद घरों में दरारें पड़ने की घटना सामने आई है और एक के बाद एक 800 से अधिक घर प्रभावित हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 वैज्ञानिक संस्थाएं जोशीमठ में सर्वे करने के लिए पहुंची और सर्वे के बाद वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ की भार क्षमता को कम करने की सलाह देते हुए 1200 से ज्यादा घरों को खाली कराने की सलाह दी। सलाह के बाद प्रशासन 1200 घरों को खाली करा रहा है, जिसका जोशीमठ के व्यापार पर साफ असर देखा जा रहा है। यहाँ पे तो हर प्रतिदिन यहाँ पे नुकसान ही होता जा रहा है। जब से 2023 से जो आपदा आई है, तो बीच में थोड़ा थम सा गया था, फिर अभी लोगों को ये हो गया कि शिफ्ट करना है, 1100 लोगों को शिफ्ट करना है, तो उसके बाद तो हर प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे लोग जा रहे हैं। जोशीमठ से हर दिन लोग पलायन कर रहे हैं। किराएदार अपने अपने किराए के घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं और लोगों के पलायन के बाद बाजार की रौनक भी गायब हो गई है और बाजार में सन्नाटा देखा जा रहा है। इस टाइम पे हम जो है फुर्सत में रहते थे काम करने के लिए। आज की डेट में जो है कि ऐसी स्थिति है कि हमें मतलब ग्राहक देखने के लिए जो है रास्ते में बैठे रहना पड़ता है। तब जाकर के ग्राहक 12-1 बजे कोई एक आध टपक गया तो टपक गया। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। रोज जो है 1-1, 2-2 गाड़ियां यहाँ से जो है भर के जा रही। जो लोग यहाँ पे किराए पे थे, अब उनको क्योंकि डर तो लगा ही है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे मतलब सिक्योर करें। किसी क्षेत्र में आपदा का असर बड़े स्तर पर होता है और ऐसा ही असर जोशीमठ में दिख रहा है। वहीं लोगों में उम्मीद है कि जोशीमठ में हालात ठीक होंगे और स्थिति सामान्य होगी। किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके का नुकसान करती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जोशीमठ नगर है। आप देखिए, जोशीमठ नगर में लगातार जो कारोबार है वो कम होता चला जा रहा है। लोग यहाँ से धीरे धीरे
पलायन भी कर रहे हैं और इसका असर सबसे बड़ा उन व्यापारियों पर पड़ रहा है जिन्होंने बैंक से ऋण लेकर अपने आजीविका के लिए दुकानें खोली हुई थी। जोशीमठ में तमाम छोटे से लेकर बड़े जो कारोबारी हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। नितिन सिंह, न्यूज 18, जोशीमठ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। वहीं केदारनाथ में अभी भी कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। प्रशासन की टीम लिंचोली से केदारनाथ धाम तक बर्फ साफ करने में लगी हुई है और इसमें भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। केदारपुरी में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है। ऐसे में अभी बर्फ को पूरी तरह से साफ करने में समय लगेगा। वहीं प्रशासन की टीम ने केदारनाथ यात्रा रूट का निरीक्षण किया और समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत में बनाई गई टनल से प्रभावित लोगों की अनदेखी के चलते प्रभावित लोग परेशान हैं और विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। टनल निर्माण से कई गांव के 1 दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं और कई बार सर्वे के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और उन्हें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और शासन स्तर पर ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। चंबा टनल के प्रकरण है और भी अन्य प्रकरण भी हैं जो कि आरओडब्ल्यू से बाहर हैं, मतलब जो लैंड एक्वायर हुई थी उसके बाहर जहाँ जहाँ क्षति हुई थी उन सभी का प्रस्ताव और उनका जो भी एप्लीकेशंस थी वो हमने शासन को प्रेषित की गई हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बैठक भी की गई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कोई भी जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।